वही अपना वक्तव्य समाप्त करें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। श्री कालीचरण सराफ। माननीय अध्यक्ष महोदय से बात कर लें, सचेतक से बात कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर विचार विमर्श हो रहा है। मैं भी इन दोनों मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें राजस्थान के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 27,760 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। पूरे बजट का 8.26% केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा, जो पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के यदि औसत खर्चा माना जाए तो 1.5% ज़्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे आम जनता के जीवन से जुड़े हुए संवेदनशील विषय पर भी विपक्ष द्वारा जनता को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हमारे द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं को बंद किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1 मई 2021 में लागू की गई थी, अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से संचालित की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इसके लिए उपलब्ध करवाया था, वर्तमान में भी ये सुविधा जारी है। हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर काम करते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को और अधिक बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज नहीं था, वो हमने जोड़ा है। बच्चों के लिए पेडियाट्रिक पैकेज और अन्य पैकेजेस का भी रैशनलाइजेशन इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और अब तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति ने अपने संसद में अपने भाषण में भी कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ देश के सभी 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सोनोग्राफी मुफ्त करा सकेगी, इस प्रकार की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत जिन सरकारी अस्पतालों में किसी कारणवश गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी नहीं हो पाती, उन अस्पतालों में चिकित्सक के माध्यम से महिलाओं को वाउचर दिया जाएगा। इस वाउचर के माध्यम से सरकार से अनुबंधित निजी अस्पतालों में सोनोग्राफी करा सकेगी, सरकार निजी अस्पतालों को उसका भुगतान करेगी। इसी प्रकार अब पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना होगा, और इस योजना में भी बीमा कवर 10 लाख तक का होगा और योजना का आकार बढ़ाकर प्रदेश के 5 बिजली कंपनियों का इस योजना में 5 बिजली कंपनियों को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो कृषि कार्य के दौरान एक्सीडेंट को भी इस योजना में शामिल करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश के जिन अस्पतालों में जीरियाट्रिक वार्ड रामाश्रय के नाम से जो खोलने का निर्णय किया है, इससे प्रदेश के बुजुर्गों को अलग से वार्ड की सुविधा मिलेगी और उनका बेहतर उपचार हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि गत 3 वर्षों में जयपुर में पूर्ववर्ती सरकार के समय जो फर्जी अंग
प्रत्यारोपण का खेल चल रहा था। गत 3 वर्षों में 2000 से ज्यादा फर्जी एनओसी जारी की गई, 1000 से ज्यादा फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट की गई, 3 साल से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार पर पूर्ववर्ती सरकार आंख मूंद कर बैठी रही और कोई भी कार्रवाई नहीं की। परंतु जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी, इस कांड का भंडाफोड़ हुआ। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए चलते हुए तुरंत जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारियां की, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बर्खास्त किया और इस्तीफे लिए गए। और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के आदेश उन्होंने दिए। इसी प्रकार जेके लोन हॉस्पिटल में जो प्लाज्मा चोरी के मामले का जो मामला सामने आया, उसका भी तुरंत एक्शन लिया गया और जिम्मेदार लोगों पर इसकी कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में आज़ादी के बाद 2013 तक केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे। एक जयपुर में था, एक उदयपुर में था, एक बीकानेर में था, एक जोधपुर में था, एक कोटा में था, एक अपने बीकानेर में था और एक झालावाड़ में था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस लक्ष्य के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने ये घोषणा की कि हमारे देश के सभी जिलों में और मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। और उसके प्रथम चरण में 2013 से 2018 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने 8 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश को आवंटित किए। और इसी प्रकार 2018 से 2023 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कि कांग्रेस की सरकार है पर क्योंकि सबको इलाज मिलना चाहिए, उन्होंने 15 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की और 3000 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार ने इसके लिए आवंटित किया। परंतु जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की आदत कि वो हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, बजट भाषण में कहा कि हमारे बार बार आग्रह के बाद भी जो 3 जिले बच गए, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति केंद्रीय सरकार ने नहीं दी। और उन्हें कहा अपने बजट भाषण में कि मैं इन तीनों कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए बजट से आवंटित करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नहीं है पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, वरिष्ठ नेता है, कि उन 1000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? क्या बिना बजटीय प्रावधान के उन्होंने 1000 करोड़ की घोषणा की थी? झूठी वाहवाही लेने के लिए उन्होंने घोषणा की थी। आज यदि हम देखें धरातल पर जाकर तो चाहे जालोर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, कहीं पर भी मेडिकल कॉलेज खोले जाने का कोई भी शुभ गांठ भी नहीं है। यानी केवल फर्जी घोषणा, झूठी वाहवाही लेने के लिए, चुनाव में वोट लेने के लिए उन्होंने केवल इस प्रकार की बात की, परंतु कोई भी मेडिकल कॉलेज अभी तक वहां पर खोलने की कोई भी व्यवस्था नहीं की। क्या हुआ? क्या इन तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गया? इतना ही नहीं, नए मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए, परंतु राज्य में इसकी 16 मेडिकल कॉलेजों में 62% पद रिक्त हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने, क्योंकि केंद्रीय सरकार का 3000 करोड़ रुपया आया था, तो आपने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए, परंतु वहां पर डॉक्टर नहीं, नर्सिंग कर्मी नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, लैब असिस्टेंट नहीं, फार्मासिस्ट नहीं, 62% पद रिक्त। ऐसे में भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स की क्वालिटी की शिक्षा का क्या होगा, इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। अब आप ये देखिए कि 1896 पद स्वीकृत और उसमें से 725
केवल काम कर रहे हैं। 1171 पद खाली हैं। ऐसे में जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसकी ओर से मान्यता पर संकट आने का भी अंदेशा था। पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्रीय सरकार की राशि से कॉलेज तो खोल दिए पर स्टाफ नहीं लगाया। मैं इस बार फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ केंद्रीय अपने वो जो म्युनिसिपल वो क्या मेडिकल काउंसिल है उसके जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने 5 जो मेडिकल कॉलेज थे उनमें झुंझुनू, सवाई माधोपुर, नागौर, बारा और बांसवाड़ा इनकी मान्यता दिए जाने में अड़ंगा लगा दिया। पर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी उन्होंने उसी समय 725 पद 125 पद एक महाविद्यालय के लिए उन्होंने आवंटित कर दिए, जिसमें प्रोफेसर्स भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी और अपने नर्सिंग कर्मी भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, सबकी इन्होंने व्यवस्था की। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण आज वो 5 मेडिकल कॉलेज मान्यता से वंचित रहने से बच गए। माननीय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये भी चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो बाकी जो पद खाली हैं उनके बारे में भी सरकार क्या सोच रही है उसके बारे में भी आप निश्चित रूप से बताएंगे। माननीय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का जहां तक सवाल है, प्रदेश में 43,000 डॉक्टर्स अभी पंजीकृत हैं और लगभग 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है। सरकारी अस्पतालों में 11,000 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 9,000 डॉक्टर्स कार्यरत हैं। 2,000 डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं। 34,000 डॉक्टर निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बजट में सरकार ने 1,500 डॉक्टर्स और 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नवीन पदों का सृजन किया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा की है। और राज्य में इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार के नियमों को इसमें अडॉप्ट किया जाएगा, इसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में करीब 3,000 छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों में 2500 छोटे जिलों या दूर दराज के गांवों में स्थित है, जहां करीब 75% स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो और चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, उनकी पोस्टिंग इन स्थानों पर होती है। परंतु वहाँ जो भी हम पोस्टिंग करते हैं वो वहाँ जाना नहीं चाहता। राजनीतिक रसूखों के चलते वो शहरों में डेपुटेशन पर लग जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि जो दूर दराज के गांव में जो लोग रहते हैं उनमें से कभी कोई बीमार हो जाता है तो वो या तो जिला अस्पताल में आकर के अपनी बीमारी का इलाज करवाता है या संभागीय केंद्र पर आकर के अपना इलाज कराता है, और कोई गंभीर बीमारी होती है तो जयपुर में आकर के वो अपना इलाज करवाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नए डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के समय ये देखा जाए कि जो डॉक्टर नियुक्त होता है उसके लिए कम से कम 25 लाख और 50 लाख का आप बॉन्ड भरे आए और उसको ये पाबंद करें कि पहली पोस्टिंग 5 साल के लिए उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, और मैंने अभी अखबारों में पढ़ा भी है, सरकार की मंशा है कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, इसके लिए आप लोग ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। मैं तो ये मांग करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सफलतापूर्वक चले, हर व्यक्ति को इलाज मिले, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है उसको भी इलाज मुहैया हो। इसके लिए आप ये घोषणा करें कि हम स्थानांतरण की नीति लाएंगे और कम से कम 5 साल तक जो नया डॉक्टर नियुक्त होगा उसको निश्चित रूप से दूर दराज के गांवों में और
जो जैसे जालोर है, सिरोही है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, अपने जो प्रतापगढ़ है, ऐसे स्थान पर जाकर के वो ड्यूटी करेंगे। उसके बाद ही, और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, आज बड़ा उल्टा हो रहा है। जो सरकार में डॉक्टर नौकरी करता है, जो सरकार में जिसकी शहरों में पोस्टिंग होती है, उसको आप शहरी भत्ता देते हैं, मकान किराया देते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनका ये शहरी भत्ता और मकान किराया बंद करिए, और इसकी जगह जो दूर दराज के गांवों में रह करके और जो गरीबों का इलाज कराते हैं, उनको आप 15%, 20% का अतिरिक्त उनको वो दीजिए तनख्वाह के अलावा। यदि मान लीजिए 1 लाख की किसी की तनख्वाह है तो उसको 1,20,000 दीजिए, किसी की 1 लाख तनख्वाह है तो उसको 1,15,000 दीजिए, तो वो गाँव में टिकेगा। और इसके साथ साथ क्यों कई डॉक्टर मित्रों से हमारी बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि साहब हम डॉक्टर बन गए, अब यदि हमारी गांव में ड्यूटी लग जाएगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो संभागीय केंद्र पर, जयपुर की राजधानी पर जो बढ़िया स्कूल हैं, उनमें उन डॉक्टर्स के बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन हो, इसको भी सरकार को और सुनिश्चित करना चाहिए। तो डॉक्टर वहां मन लगा करके दूर दराज के गांवों में काम कर पाएगा। अब मैं जयपुर शहर का जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल, जहां 10,000 से ज्यादा का OPD है, और जब हमारी सरकार आई थी 2013 से 18 के बीच में, तो उस समय हमने SMS हॉस्पिटल का भार कम करने के लिए, और जयपुर के पश्चिम में कांवटिया हॉस्पिटल, जयपुर के उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर के पूर्व में सैटेलाइट हॉस्पिटल सेठी कॉलोनी, और जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल, इन चारों को डेवलप करने का निर्णय किया था। और उसी का ये परिणाम था, जो सुविधाएं हमने वहाँ पर मुहैया कराई। कांवटिया हॉस्पिटल में जो 2,000 का OPD था वो 4,000 हो गया। गणगौरी हॉस्पिटल में जो हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसका परिणाम ये रहा कि जहाँ 500 का OPD था वो 2,000 का OPD हो गया। इसी प्रकार से सेठी कॉलोनी का हॉस्पिटल, वहाँ पर भी OPD में संख्या बढ़ी, और विशेषकर जयपुर में जयपुरिया हॉस्पिटल जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहाँ आप देखिए कि केवल 300, 350 का OPD था। हमने वहाँ CT स्कैन की सुविधा कराई, MRI की सुविधा कराई, 2D ECO की सुविधा करवाई, TMT की सुविधा करवाई, SNCO का वार्ड बनवाया, ट्रॉमा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, नए मेडिकल कॉलेज, और टाटा ट्रस्ट द्वारा PICU कॉटेज वार्ड आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसका परिणाम क्या हुआ कि जहां 2013 में हमारा 300, 350 का OPD था, वो बढ़कर के 3,500, 4,000 का हो गया। पहले 100 बेड थे, उसकी जगह 150 बेड हुए। 2013 में 100 बेड थी, 2015 में अपने 150 बेड हुए, और 2017 में 470 बेड हो गए। और वहां आप ये देखिए कि प्रतिमाह 400-500 लोगों की सर्जरी हो रही थी। महिलाओं को प्रतिमाह 250-300 की संख्या में डिलीवरियां हो रही थी, और जो वहां भर्ती होते थे उसकी ऑक्यूपेंसी 95% थी। परंतु क्योंकि राजनीतिक भेदभाव वहां से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, राज कांग्रेस का था, और हमारे वहां तत्कालीन क्या कहते हैं चिकित्सा मंत्री, उन्होंने एक साथ वहां 27 डॉक्टर लगे हुए थे अधिशेष, और 11 डॉक्टर थे डेपुटेशन पर। क्योंकि जब 100 बेड थे उस समय भी 48 डॉक्टरों के पद स्वीकृत थे। 470 बेड हुए तब भी 400 अपने 48 डॉक्टर वहां पर थे। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से
27 और 11 इन डॉक्टरों को हटा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? ये 3/9/22 को ये आदेश निकाला। इसका परिणाम क्या हुआ कि एसएनसीयू, ट्रॉमा वार्ड, एमआरआई, सीटी स्कैन, इमरजेंसी नए वार्ड बनाए गए। उनके डॉक्टर स्टाफ की कमी के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार टाटा ट्रस्ट द्वारा जो पीआईसीयू एवं नए वार्ड डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के कारण कार्यशील नहीं हो पा रहे थे। चिकित्सालय में ओल्ड मेडिकल आईसीयू और सर्जिकल आईसीयू कॉटेज बंद पड़े हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि जयपुर का एकमात्र, दक्षिण का एकमात्र चिकित्सालय है, इसलिए और इसमें केवल मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के नहीं, इसके साथ साथ जगतपुरा, सांगानेर, चाकसू, बगरू और टोंक क्षेत्र के भी गंभीर मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ जिस प्रकार से बेड बढ़े हैं, जिस प्रकार से आउटडोर की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से इंटरनल वहाँ ऑक्यूपेंसी 95% हुई है, उसी के अनुरूप वहाँ आप डॉक्टर्स की नियुक्तियाँ करें, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करें, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करें। तो ये हमारे दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जहाँ तक कि हमारे बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेके लोन हॉस्पिटल, यानी पूरे केवल जयपुर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहाँ के लोग भी आकर के वहाँ अपना इलाज करवाते हैं। वहाँ केवल 900 बेड है। और यानी आप ये देखिए कि जब उसके आउटडोर की हम गणना करें तो पूरे साल में 4,25,000 का आउटडोर है। और भर्ती की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पूरे साल भर में भर्ती होते हैं। और जब मौसमी बीमारियाँ होती है उस समय तो स्थिति ये हो जाती है कि वहाँ एक एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चों को सुलाना पड़ता है उनका इलाज कराने के लिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को कि उन्होंने वहाँ 22 करोड़ रुपए की लागत से और रेयर डिसीज 22 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की घोषणा इस बजट में की है। इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब सरकार के इस निर्णय से मां दुर्लभ बीमारियों के साथ साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे नौनिहालों को भी इसका इलाज मिल पाएगा। परंतु इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और ध्यान में लाना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने 1100 करोड़ रुपए एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें 70% पैसा केंद्रीय सरकार का था। जनाना हॉस्पिटल में 75 करोड़ रुपए आवंटित किए, महिला चिकित्सालय में 117 करोड़ रुपए आवंटित किए, गणगौरी अस्पताल में 108 करोड़ रुपए आवंटित किए, टीबी अस्पताल में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 250 करोड़ किए। पर जेके लोन क्योंकि ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ एक भी नया पैसा इसके लिए आवंटित नहीं किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि आप इसमें हमने पूरा इसका एस्टिमेट बनवा लिया है 80 करोड़ रुपए की लागत से। मैं समय पे ही खत्म करूँगा, आप घड़ी मत देखो। 80 करोड़ की लागत से इसका ये आईपीडी टावर 10 मंजिल का बनेगा। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा और फिर ये क्या है कि मेडिकल कॉलेज से संलग्न है, इसलिए यहाँ पर पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल भी इसमें चाहिए, कैंटीन भी चाहिए। बच्चों की कैपेसिटी के लिए अब 900 बेड है, उसकी जगह कम से कम 1500 बेड इसमें होने चाहिए। और इसके लिए हम आपसे जगह भी नहीं मांग रहे, जगह भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप तो जिस प्रकार बाकी हॉस्पिटल्स में
आपने आईपीडी टावर बनाने के लिए पैसा आवंटित पिछली सरकार ने किया, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जेके लोन हॉस्पिटल जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, उसमें आप निश्चित रूप से आईपीडी टावर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें, तो ये वहाँ के लोगों के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको RUHS हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा। वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार के सहयोग से वहाँ RUHS हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसमें 1200 बेड की कैपेसिटी है, 200 बेड ICU के लिए रिजर्व हैं। और जब कोरोना काल आया था तो वहाँ के डॉक्टरों ने बड़ा शानदार काम किया, और नहीं तो क्या पता कितनी जाने जाती, पर क्योंकि वो स्थान हमारे पास उपलब्ध था तो वहाँ पूरे प्रदेश से जितने भी कोरोना के मरीज आए उनका शानदार तरीके से वहाँ पर इलाज करवाया गया। इतना ही नहीं, उस समय मैं भी भर्ती था वहाँ, तो हमारे तत्कालीन जो चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा जी, उनके भी जब कोरोना हुआ तो वो भी वहीं भर्ती थे, वो भी वहाँ इलाज से ठीक हुए और मैं भी इलाज से ठीक हुआ। पर आज स्थिति क्या है, क्योंकि ये वसुंधरा जी के समय बना था, इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने वहाँ किसी भी प्रकार के फैकल्टीज को नॉमिनेट करने का काम नहीं किया, उसकी उपेक्षा की। अभी आपने वहाँ 25-30 डॉक्टर्स लगाए हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 1200 बेड का कैपेसिटी का हॉस्पिटल, और वो फुल फ्लेज यदि चलेगा, वहाँ पर यदि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, नर्सिंग स्टाफ यदि वहाँ लगेगा, पैरामेडिकल स्टाफ लगेगा, तो आपके जो SMS हॉस्पिटल है उसका भार निश्चित रूप से वहाँ कम होगा। इसलिए इसकी तरफ भी आप ध्यान दें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, उनके नाम से उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी, उनके नाम से हम पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से कर दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे आदरणीय भैरव सिंह जी के नाम से जो आपका RUHS हॉस्पिटल है, RUHS यूनिवर्सिटी है, उसका नाम यदि आप भैरव सिंह शेखावत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कर देंगे तो हमारे पूरे प्रदेश की जनता आपकी वाहवाही करेगी। बंधुओं, अब आप ये देखिए, RUHS का हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में हर जिले में। माननीय सदस्य, समय हो गया है। बस 2 मिनट और बोलूंगा। 1 घंटा हमारा। 1 मिनट बोलूंगा, 1 मिनट। RUHS के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हमारे राजस्थान के, वो एफिलेटेड हैं। नर्सिंग कॉलेज आप हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का ऐलान कर चुके हैं, वो भी हो जाएगा। पर आज भी सरकारी फार्मेसी कॉलेज नहीं है। तो मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब जिला स्तर पे आप नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो कम से कम हर संभागीय स्तर पे यदि फार्मेसी कॉलेज होगा तो जो बच्चे आज निजी महाविद्यालयों में जाकर के, और वहाँ उनकी फीस भी ज़्यादा और जिस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, वो नहीं होगा। मैं मांग करना चाहूँगा कि हर संभागीय स्तर पे आप कम से कम 1 फार्मेसी कॉलेज खोलें। मैं आपने आदेश दिया कि मेरा समय पूरा हो गया, इसलिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूँगा कि